हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर सेकंड में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टेंशन सीरीज। आपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें आपने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक को 4 सीरीज में क्लासीफाइड किया गया था। पहला आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, दूसरा 4D सीरीज है, तीसरा आपका 5D सीरीज और चौथा आपका था 6D सीरीज। क्लियर? आपके सिलेबस में 3 सीरीज मेंशन की गई हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और आपका 5D सीरीज। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे वो आपकी फर्स्ट टेंशन सीरीज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट टेंशन सीरीज है वो आपकी एटॉमिक नंबर 21 से आपका एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके फर्स्ट टेंशन सीरीज में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे फर्स्ट टेंशन सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? एक चीज और आपको बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाए गए हैं ये आउटर सेल के हैं, लास्ट सेल के मैंने यहाँ पर दिखाए गए हैं। हालांकि आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कैंडियम का 21 होता है तो 3D1 4s2 हो जाएगा। टाइटेनियम 22 होता है तो 3D2 4s2 हो जाएगा। ऐसे वेनेडियम का चलेगा, क्रोमियम का। बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इस सीरीज में ये जो एलिमेंट है क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं। क्लियर? यहाँ पर जैसे वेनेडियम 3D3 4s2 तो क्रोमियम कितना होना चाहिए था 3D4 और आपका 4s2 होना चाहिए था ना। ऐसे ही यहाँ पर इसका कितना होना चाहिए था कॉपर का यहाँ पर होना चाहिए था 3D9 और 4s2 अगर इनके ऑर्डर की बात करें। लेकिन ये हमारे एक्सेप्शनल एलिमेंट होते हैं तो इनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से अलग टाइप होते हैं। क्यों होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं। कह इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में एंटर करता है। जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा 3D ऑर्बिटल या सबसेल्स में एंटर करते हैं। इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स रखे गए हैं, यानी इस सीरीज की अगर बात करें तो टोटल आपके एलिमेंट्स कितने मिलने वाले हैं 10 एलिमेंट्स। लिखा है कि इस सीरीज में 10 एलिमेंट को प्लेस्ड किया गया है। इस सीरीज के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में, अगर हम इनकी पीरियोडिक पोजीशन देखें तो जो टेबल है उस टेबल में देखेंगे तो इनका जो पीरियड नंबर है 4th पीरियड में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर ये एलिमेंट आपको विद्यमान मिलेंगे, रखे हैं वहां पर आपके टेबल में। क्लियर? आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से समझा भी था। अब यहाँ पर हम इनके स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। क्लियर? तो किस तरीके से, जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम की तो 21 होता है। तो जो आपने 11th 12th या बीएससी पार्ट 1 में इनके कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, जो भी आपने एलिमेंट्स के, उसी के बेस पर हमारे जो रूल्स हैं उन्हीं के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो एसपीडीएफ के टर्म में करेंगे। किसके टर्म में करेंगे? एसपीडीएफ के टर्म में। तो यहाँ पर जैसे इसका होगा 21 का 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा, आपका 3s2 हो जाएगा और आपका ये 3p 6 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। हालांकि पहले 4s भरा जाता है उसके बाद 3d1। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। क्लियर? अगर आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त फॉर्म में लिखो तो आप जानते हैं कि यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 2 2 4 6 10 2 12 6 ये 18 इलेक्ट्रॉन है। और ये 18 इलेक्ट्रॉन बेटा किसके होते हैं? आपके आर्गन के होते हैं। किसके होते हैं? आर्गन के। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो ये आपका आर्गन हो गया, ये आपका आर्गन, और आगे लिख देंगे 3d1 और आपका 4s2। क्लियर? 3d1 4s2। तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, ये स्कैंडियम का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 और इसको शॉर्टकट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें टाइटेनियम की तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आपका s भरा जाएगा 4s2 और उसके बाद d भरा जाएगा 3d2। क्लियर? यानी यहाँ से यहाँ तक और ये 20 और 2 22, इसको शॉर्टकट लिखना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका आर्गन का हो गया, ये आर्गन का पार्ट हो गया। क्लियर? और यहाँ पर ये 3d2 हो गया, 4s2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही वेनेडियम को भी लेके चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आपका आर्गन का पार्ट हो जाता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा 20 और 3 23, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आर्गन हो गया और ये आपका 3d3 हो गया
और ये आपका 4s2 हो गया। ऐसे क्रोमियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना हो गया 18 और 2 20 और 4 24, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल है तो ऐसा नहीं, ये गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसका इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में जाएगा तो 3d 5 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। इसको संक्षिप्त फॉर्म में लिखना है तो आर्गन 18 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3d 5 और 4s 1। क्लियर, ये इसका कैसा हो गया आपका संक्षिप्त रूप हो गया। ऐसे मैग्नीज का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4s2 और 3d 5। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो आर्गन 18 हो गया और ये 2 20 और 5 25। क्लियर, इस तरीके से आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत सारी 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस कर रखी होगी। क्लियर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए अलग से हम एक वीडियो लेक्चर शूट कर देंगे। क्लियर, अब मूव करते हैं इसके आगे के। तो अगला है नेक्स्ट एलिमेंट आपका आयरन। क्लियर, 26 होता है तो इसको उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे 1s2, यानी इसी हिसाब से इसका जो पीछे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया उसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे 1s2, 2s2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2p6, यहाँ पे हो जाएगा 3s2, यहाँ पे हो जाएगा 3p6, ये 18 हो जाएंगे और यहाँ पर ये 20, 18 2 20 और लास्ट में आपका d भरा जाएगा 3d6 हो जाएगा। क्लियर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अगर इसको संक्षिप्त फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है बेटा, ये आर्गन हो जाता है 18 और यहाँ पर ये 2 20 और ये आपका 6 26 हो जाएगा। ऐसे कोबाल्ट को लेके चलेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p आपका 6 हो जाएगा और इसके बाद ये 4s2 हो जाएगा 20 और ये आपका 7 27 हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसी हिसाब से आर्गन के टर्म में इसको लिख देंगे AR, आर्गन 18 और 2 20 और ये आपका 7 20 और 7 27 हो जाएगा। ऐसे निकल का सेम चलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐसे ही 3p6 हो गया, ये 18 और ये 2 20 और 8 28 हो गया। इसको शॉर्टकट लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाता है आर्गन AR हो गया, आर्गन 18 और ये 2 20 और 8 28 हो गया। क्लियर, ऐसे ही कॉपर एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना हो गया 18 और 2 20 और 9 29। वैसे इसी हिसाब से चलना चाहिए लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, 3d 10 हो जाएंगे, 4s 1। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका शॉर्टकट लिखना है तो आर्गन 18 हो गया बेटा, 18 और 10 28 और 1 29। क्लियर, ऐसे जिंक का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाएगा। कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30। शॉर्टकट लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्गन पार्ट हो गया, आर्गन हो गया 18 और 2 20 और 10 30, 18 2 20 और 10 30। तो ओवरऑल आपने ये स्कैंडियम से जिंक तक जो आपकी 3D सीरीज है, इस 3D सीरीज के ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किए। तो ये 21 से स्कैंडियम से लगा के ये जिंक तक के जो 30 एलिमेंट थे इनके आपने कॉन्फ़िगरेशन को देखा और समझा कि किस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे इनके एक्सेप्शनल के कि ये एलिमेंट जो हैं इनके कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है इनके एक्सेप्शनल होने के। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सारा गेम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कह सकते हैं कि केवल स्टेबिलिटी के लिए, केवल स्थायित्व के लिए ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं इस आगे के सेशन में आप देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि काज ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके एलिमेंट्स हैं इसमें आपका क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं, इनकी क्या रीज़न है, क्या काजेज हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि बैकेंड यानी खाली, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो अदर ऑर्बिटल से मोर स्टेबल होते हैं। ध्यान रखना, बैकेंड का अर्थ देख रहे हो
ये सारी आपकी बैकेंड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपकी हाफ फील्ड है और ये आपकी फुल्ली फील्ड है। अगर ऐसा कहीं केस मिलता है तो ऐसे केसेस में उन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो क्या होगा, पड़ोस वाला कोई भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देकर वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को स्टेबल कर देगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बेटा S0 या S1 या S2, क्योंकि S की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, ये तो आपका फुल्ली फिल्ड हो गया। S में 1 है, ये हाफ फिल्ड हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका वैकेंट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका S सबसेल है, S सबसेल, एक S सबसेल में एक S ऑर्बिटल होती है, एक P सबसेल के अंदर, एक P सबसेल के अंदर बेटा ये 3 P ऑर्बिटल होती हैं, एक D सबसेल के अंदर, एक D सबसेल के अंदर ये 5 D ऑर्बिटल होती हैं, और एक F सबसेल के अंदर, एक F सबसेल के अंदर ये 7 F ऑर्बिटल होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया आपका इनका तरीका कि सेल के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बेटा कि सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, सब सेल्स होते हैं। सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, और सब सेल्स के अंदर बेटा कौन होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सीक्वेंस हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सेल के अंदर बेटा सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये ऑर्बिटल की बिल्डिंग है, ये ऑर्बिटल की बिल्डिंग है, क्योंकि सब सेल को भी sp-df से लिखा जाता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, और ऑर्बिटल भी 4 प्रकार की होती है, इनको भी। इन दोनों में अंतर क्या, अंतर ये है कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। तो ये जो बिल्डिंग बनी है ऑर्बिटल्स की बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दिखाए हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारी हाफ फील्ड है, सॉरी ये सारी आपकी वैकेंट है, बिल्कुल पूरी तरीके से इम्प्टी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारी आपकी हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, P की 6 की और D की 10 और F की 14 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी फुल्ली फिल्ड होती है। अगर इनका हाफ फील्ड लेना, इन सब में आप क्या कर दें, S में 1 इलेक्ट्रॉन कर दें, P में 3 कर दें, D में 5 कर दें और F में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला आपका हो जाएगा हाफ फील्ड। अगर इनका फुल्ली फिल्ड रूप देखना है तो ये आपके आप देख पा रहे हैं ये फुल्ली फिल्ड रूप है, ये आपके कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड। तो अगर ऐसा कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो वो एलिमेंट क्या होंगे बेटा, मोर स्टेबल होंगे। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्योंकि इस सीरीज में 2 एलिमेंट आपके एक्सेप्शनल है, तो क्रोमियम का हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमारे हिसाब से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर्गन 18, 2 20 और 4 24। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसकी ऑर्बिटल में फिलअप कर दिया है। अब चूंकि ये आपका फुल्ली फिल्ड हो गया, तो रूल के अनुसार जो फुल्ली फिल्ड होते हैं बेटा वो हमारे कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन पड़ोसी बेटा, इसका जो पड़ोसी एक ही परिवार के हैं, एक ही एलिमेंट, एक ही एटम के अंदर की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो पड़ोसी 3d4 ये बेटा अनस्टेबल है, ये इसकी दुनिया दुखी है, यानी ये अपने जीवन में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल पार्ट है, इसका जो सबसेल पार्ट है वो आपका स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी में कितने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, और रूल कितना है कि या तो डी में 5 हो या डी में 10 हो, या तो वो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो। अगर ऐसा केस है बेटा तो वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4s2 स्टेबल है, लेकिन 3d4 कैसा बेटा, अनस्टेबल है। क्यों? डी में 5 ऑर्बिटल है, डी सबसेल है। मैंने भी क्या बोला कि सेल के अंदर सबसेल होती है, बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि चीजें समझ में आना चाहिए आप लोगों के, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सीक्वेंस हमेशा हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जड़ है। तो यहाँ पर ये जो डी सबसेल है इसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा 4 ही है, इसका 5वां जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो होता क्या है कि ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। अब बात आ रही है कि 4s इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों जाता है, एक तो स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा ये कि इजीली इसलिए मूव कर जाता है कि इन दोनों की एनर्जी में बड़ा कम डिफरेंस होता है। ये बहुत कह सकते हैं कि पड़ोसी ऑर्बिटल्स हैं, इनके एनर्जी में इतना कम डिफरेंस है जिससे क्या होता है कि 4s इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है और ये एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर 4s में कितने हो जाएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, और d में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जब इनको इनकी ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे तो s में 1 हो गया, d में 5 हो गए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये अब इनका परिवार कैसा हो गया, सुखी हो गया, अब ये हैप्पी हो गए। क्यों? ये स्टेबल हो गए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि या तो वैकेंट हो
या हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। अगर ऐसा केस कहीं मिल रहा है, ऐसा केस अगर कहीं मिल रहा है तो वो आपके कैसे होंगे बेटा, स्टेबल होंगे। क्लियर, एक तो रीजन ये हो गया। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का तो बिल्कुल ठीक है, इससे हो क्या जाता है, तो हो ये जाता है कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड से एक सिमेट्री डेवलप हो जाती है। अब आप कहोगे ये सर सिमेट्री का क्या फंडा है, तो सिमेट्री का फंडा देखते हैं। यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है और 5वां इसका ऑर्बिटल खाली है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नो सिमेट्री, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी तरीके की कोई सिमेट्री नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर 4s इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा तो एक सिमेट्री डेवलप हो जाती है। देखिए एक सिमेट्री डेवलप हो गई। सिमेट्री डेवलप होने से क्या होता है कि इनका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनों का कम हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड से होता क्या है, एक सिमेट्री डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर, यहाँ पर समझाया भी गया है कि 3d 4s सबसेल की एनर्जी में मिनिमम डिफरेंस होने के कारण 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है। क्लियर, काय के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि हाफ फील्ड, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कह हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड सबसेल से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है, अर्थात सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये सारा गेम बेटा काय के लिए, स्टेबिलिटी के लिए है। तो ध्यान रखना हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड से हो क्या जाता है, एक सिमेट्री डेवलप हो जाती है और उस सिमेट्री से एलिमेंट क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। क्लियर, अब यहाँ पर देखते हैं जैसे क्रोमियम को हम लेते हैं तो क्रोमियम आप देखिएगा तो क्रोमियम का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब इनके इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सारा एक जैसा सिमेट्री का अर्थ होता है एक जैसा, सारी सिमेट्री यहाँ पर डेवलप हो रही, एक जैसी डेवलप हो रही। लेकिन जैसे ही आप 3d4 में देखते हो तो 3d4 में इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो ठीक ठाक हैं। क्लियर, एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे 5वीं ऑर्बिटल पर हमारी नजर पड़ती है तो ये कैसी हो गई बेटा, इम्प्टी है। तो बेटा देखा जाए तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। तो होता क्या है, 4s कहता नहीं हम आपकी सिमेट्री को वापस लाएंगे। तो 4s क्या करता, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर देता है। इलेक्ट्रॉन इजिली इसलिए चला जाता है कि 3d 4s में एनर्जी का गैप, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश कर जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन मोर स्टेबल हो जाता है। ये जो सिमेट्री डेवलप हो जाती है, जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिमेट्री से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना सिमेट्री से प्यारे मोहन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है और एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर, एक तो रीजन आपने सिमेट्रिकल और हाफ फील्ड के टर्म में समझ लिया है। अब अगला हम रीजन आपको समझाने जा रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी का फंडा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी का अर्थ होता है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों के साथ कितने एक्सचेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, D5 ले लिया है। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इसके साथ अपनी पोजीशन को बदल सकता है, ये इसके साथ बदल सकता है, ये इसके साथ बदल सकता है और ये यानी पहला इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन बदल सकता है, तीसरे के साथ बदल सकता है, चौथे के साथ बदल सकता है और 5वें के साथ बदल सकता है। ये होता है एक्सचेंज। क्लियर, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करना। तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स सभी ऑर्बिटल से एक्सचेंज करने के लिए एबल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, अपनी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन है स्टेबिलिटी का और नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर के साथ। अगर किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर मैक्सिमम है, अगर किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर क्या है बेटा, ज्यादा है, तो वो एलिमेंट क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि D5 और D4 में किसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है। तो अभी केवल इतना समझना है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतने ज्यादा एलिमेंट में क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर लिखा है
कि एक सबसेल के डीजनरेट ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर ये डीजनरेट का क्या फंडा है? डीजनरेट का अर्थ होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये डी ऑर्बिटल लिया है, 1 2 3 4 और एक 5, ये डी ऑर्बिटल लिया है। अगर इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, यानी कहने का अर्थ है डीजनरेट का अर्थ होता है सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी की, यानी वे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी होती है बेटा, सेम होती है। अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, जैसे अभी डी में मैंने 5 बनाई ऑर्बिटल्स, ये आपकी 3 1 4 1 5, ये 5 ऑर्बिटल्स बनाई, अगर इन पांचों का एनर्जी सेम होगा तो इसके लिए वर्ड क्या लगाएंगे बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल। सेम एनर्जी नहीं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का अर्थ होता है कि ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो कह रहा है कि एक सबसेल के डीजनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट सेम स्पिन, सेम स्पिन का अर्थ है इनका ये वाला, ये ऐसे, ये सेम स्पिन की ऑर्बिटल्स हैं। करा सेम स्पिन के 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ध्यान रखना, अगर सेम स्पिन के हैं यानी एक ही सबसेल के अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और उनमें सेम स्पिन के यानी एक जैसी स्पिन के, स्पिन का अर्थ है चक्करण, जैसे आप देख रहे हैं ये सेम स्पिन के हैं, तो सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पोजीशन को बदल सकते हैं, यानी उनमें पोजीशन एक्सचेंज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है या टेंडेंसी रखते हैं। इस एक्सचेंज से जो एनर्जी पैदा होती है, रिलीज होती है, उसी को ही एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो बात को समझिएगा कि जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे या एक्सचेंज करने की जो टेंडेंसी होती है और उस एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी पैदा होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सचेंज एनर्जी। तो ध्यान रखना, एक डीजनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग समझ गए ना कि डीजनरेट का अर्थ होता है सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स। वो सेम एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, और अगर उनके अंदर सेम स्पिन के 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना स्थान बदलने की टेंडेंसी उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, और इस दौरान उस एक्सचेंज जो एनर्जी पैदा होगी उसी को कहेंगे एक्सचेंज एनर्जी। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट और भी है, करा जब सबसेल फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं तो पॉसिबल एक्सचेंज की संख्या ज्यादा होगी। ध्यान रखना, जैसे यहां पर अगर बात करें 1 2 3 4 और 5, ये आपके डी ऑर्बिटल में ये आपकी 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर। ये आपकी D5 का मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया, तो अगर देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एक्सचेंज करेगा, सबसे ज्यादा। तो उसने सीधे कह दिया कि अगर एक्सचेंज की संख्या ज्यादा है तो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। तो उसने सीधे कहा कि अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है तो उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उनमें ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का एक्सचेंज के साथ रिलेशन यही है कि जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले D4 का देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D4, तो D का अर्थ है 5 ऑर्बिटल है, D का अर्थ है 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 4 है, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के एक्सचेंज यहाँ पर चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज चेक कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, दूसरी ऑर्बिटल में, ये तीसरी में भी जा सकता है और ये चौथी में भी जा सकता है, 5वें में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के अगर देखे जाए एक्सचेंज बेटा कितने, 3, तो 3 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, 3 एक्सचेंज, 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपनी पोजीशन को बदल सकता है। अगर हम बात करें हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की, पहले को छोड़ दो, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा जो है तीसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है और दूसरा जो है वो चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 2 एक्सचेंज है, तो 2 एक्सचेंज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज निकल के आ गए बेटा, 2 निकल के आ गए। यहां तक क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपने तीसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन केवल चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ ही एक्सचेंज कर सकता है, यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन में केवल एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। ओके, तो 1 एक्सचेंज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ आ गई ना? तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करता है, 3। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज कर सकता है, 2। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने एक्सचेंज कर सकता है, केवल 1। टोटल नहीं, केवल 1 कर सकता है, कुल 1। समझ आ रहा ना? आप देख लेना इसमें। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि टोटल कितने एक्सचेंज है, इन सबको जोड़ दो, 3 + 2 + 1, इन सबको जोड़ोगे तो कितने एक्सचेंज आएंगे, 6। तो ओवरऑल एक बात हमारे समझ में आ गई कि D4 के अंदर
टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल हैं, 6। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे D5 में। तो जब आप D5 में देखेंगे तो D5 में कितने एक्सचेंज हैं, तो D के इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, 5 ऑर्बिटल हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, जो आपका रूल है, रूल के अनुसार, जो आपके हुंस रूल है, हुंस रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फिलअप करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। जो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सकता है, चौथे के साथ और पांचवें के साथ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 एक्सचेंज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा ना। इसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा सकता है, तीसरे के साथ जा सकता है, चौथे के साथ, पांचवें के साथ। तो टोटल यहाँ कितने एक्सचेंज आपको मिल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपनी पोजीशन को बदल सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो लिखा है 3 एक्सचेंज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कितने आपके एक्सचेंज ला सकता है, 3 एक्सचेंज ला सकता है। इसके बाद हम तीसरा इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन पांचवें इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है। तो यहाँ पर टोटल अगर एक्सचेंज देखे जाए तो 2 एक्सचेंज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे इलेक्ट्रॉन में बेटा कितने एक्सचेंज मिलने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे मूव करते हैं। जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है बेटा, चौथा इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एक्सचेंज कर पाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, पांचवें इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपनी पोजीशन को बदल पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1 एक्सचेंज फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक एक्सचेंज कर पाएगा। तो ओवरऑल अगर चेक किया जाए D5 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, तो D5 में टोटल एक्सचेंज अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बराबर 4 + 3 + 2 + 1 10 आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि D4 में टोटल एक्सचेंज 6 निकल के आए थे और D5 में कितने निकल के आए, 10। क्लियर। तो इसलिए जो आपका रूल है, रूल क्या कहता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, D5 की। तो इसीलिए लिखा D5 मोर स्टेबल होता है। क्लियर। तो ओवरऑल आपने इस लेक्चर में आपने क्या डील किया कि आपकी जो 3D सीरीज होती है, जो ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी पीरियोडिक पोजीशन क्या है। क्लियर। इसके बाद इसके अंदर जो 2 एलिमेंट मिलते हैं, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एलिमेंट एक्सेप्शनल एलिमेंट है। इन एक्सेप्शनल एलिमेंट का क्या काज है, क्या कारण है, वो हमने डिस्कस किया। और उसके जो कॉजेज हैं, इनके लिए इन पर मैंने 2 आपको कॉन्सेप्ट समझाए। एक मैंने हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का समझाया कि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड से सिमेट्री डेवलप हो जाती है, उस सिमेट्री से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। और दूसरा मैंने आपको रीजन समझाया है आपका नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। क्लियर। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3rd।